हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का बिगनर टू मास्टर यूपीएससी सीएससी में। कैसे हैं आप सभी। चलिए भाई, आज के टॉपिक में मैं एक नया टॉपिक आपके लिए लेकर आया, इंडियन इकोनॉमी का। आपको सबको मालूम होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल इंडियन इकोनॉमी से पावर्टी और अनएम्प्लॉयमेंट से क्वेश्चन जरूर बनते हैं। ये दोनों चैप्टर हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं आज पावर्टी भी कंप्लीट करूंगा आज के दिन में, और कल मैं आपको अनएम्प्लॉयमेंट का भी सेशन आपको अवेलेबल कराऊंगा। और फिर थर्ड सेशन हमारा ये होगा जिसमें हम पावर्टी और अनएम्प्लॉयमेंट का एक हम कैसे उसको दूर कर सकते हैं, तो क्या क्या उसके लिए चीज़ें कर सकते हैं, सॉल्यूशंस उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। तो ये पूरे 3 पार्ट में ये लेक्चर रहेगा। क्लियर है। चलिए, सबसे पहले अनअकैडमी का लर्निंग ऐप आप डाउनलोड कर लें। डिस्क्रिप्शन में आपको मेरी लिंक मिलेगी दीपक2509, वहाँ से आप मुझे फॉलो कर सकते हो। ठीक है। सेकंड, वहाँ पे क्या क्या चीज़ें अवेलेबल रहेंगी, तो आपको जैसे दिख रहा है डेली लाइव क्लासेस, स्ट्रक्चर कोर्स ऑल्सो अवेलेबल देयर। ठीक है। वन सेकेंड, मैं एक बार पॉइंटर ओपन कर लूँ। यस, तो आपको डेली लाइव क्लासेस वहाँ पे अवेलेबल रहेंगे, स्ट्रक्चर कोर्स अवेलेबल रहेंगे, लाइव टेस्ट एंड क्विज़ेस अवेलेबल रहेंगे और अनलिमिटेड एक्सेस। ठीक है। बहुत सारी क्लासेस देख सकते हो आप, रिकॉर्डेड क्लासेस देख सकते हो, और हर मंडे को न्यू बैच स्टार्ट होते हैं। आप अपने आप को न्यू बैच में इनरोल कर सकते हो। क्लियर है। वहाँ पे ये सारी चीज़ आपको अवेलेबल होंगी विथ इंडियाज टॉप मोस्ट एजुकेटर्स। देखेंगे यहाँ पे आपकी जो फीस है, यहाँ पे 2 है। आप मेरा कोड यूज कर सकते हैं दीपक 1 कोड कहने का मतलब 24 मंथ की आपकी जो फीस है वो 64,000 है। बट अगर आप मेरा कोड यूज करते हो दीपक 1, तो योर फीस विल बी 57,600। अब बेनिफिट क्या मिलेगा। बेनिफिट में सबसे पहले तो आपको नोट्स अवेलेबल कराए जाएंगे। सेकंड, आपको मेंटरशिप मिलेगी पर्सनल। थर्ड, आपको करंट अफेयर के शॉर्ट नोट्स मिलेंगे, जिससे आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करना है। लोगों के सामने क्वेश्चन होता है कि भाई करंट अफेयर कैसे प्रिपेयर करें, क्या चीज़ें, ठीक है, उनमें सब में आपको हेल्प हम करेंगे। ठीक है। और एक पैनल है, वो पैनल आपको पढ़ाएगा और आपका कहीं ना कहीं आपका सपना पूरा होगा। देखिए, सेकंड वन, एक नया फीचर आया है अनअकैडमी का, जिसे हम कहते हैं आइकॉनिक की खास बात क्या है कि वहाँ पे आपको एक पर्सनल कोच, डेली मेंस क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस, स्टडी प्लानर, पर्सनलाइज फीडबैक, ये सभी चीज़ें अवेलेबल होती हैं जो कि प्लस में नहीं थी। समझ में आ रहा है आपको। अगर आप एक पर्सनल कोच चाहते, एक मेंटर चाहते जो आपको हमेशा पर्सनल कोचिंग देता रहे, ठीक है, कोच करता रहे, मेंटरशिप देता रहे, स्टडी प्लानर चाहते हैं, डेली क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस चाहते हैं, पर्सनलाइज फीडबैक चाहते हैं, तो ये सारे फीचर्स आपके लिए अवेलेबल हैं। क्लियर है। 12 मंथ के लिए अगर आप सब्सक्राइब करते हैं तो योर फीस इज 64,000, बट व्हेन यू यूज माय कोड दीपक1 योर फीस विल बी 57,600 है। 24 मंथ, ठीक है, 99,000 फीस है। और अगर आप दीपक1 कोड यूज करते हैं 89,100। ठीक है। चलिए, ये आपके लिए अवेलेबल होगा। क्लियर है। डू फोकस, यूज माई कोड फॉर पर्सनल मेंटरशिप। क्लियर है। चलिए, लेट्स सी। इंडियन इकोनॉमी का लेक्चर 5 है और टॉपिक हमारे सामने है पावर्टी। तो पावर्टी के ऊपर डिस्कशन हम करेंगे। क्लियर है। चलिए देखिए, सबसे पहले एक खास बता दूं, आज के लेक्चर में खास बात क्या है। आज के लेक्चर में मैंने जैसे पावर पॉइंट पे या पीपीटी पे बहुत कुछ लिख कर हम ले आते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। आज मैं लिखूंगा, मैंने बस हेडिंग्स पुटअप की हैं और फिर मैं यहाँ लिखूंगा और लिख के समझाऊंगा। जैसे आप ऑफलाइन क्लासेस में आप एक इन्जॉयमेंट फील करते हो लेक्चर का, ठीक हमारा आपका एक कनेक्शन बना रहे थ्रू आउट द क्लास, तो उसके लिए मैंने ये मेथड यूज किया। अगर अच्छा लगे तो आप प्लीज़ लाइक करें और कमेंट भी करें कि ये मेथड ठीक है, या आपको पीपीटी चाहिए तो वो भी आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। क्लियर है। हाँ, इसके अलावा नोट्स आपको अवेलेबल कर दिए जाएंगे। ठीक है। आप 2509 पे जाकर क्लिक करें, वहाँ से आप मेरी आईडी पर जाएं अकेडमी के, वहाँ पे जाकर आपको नोट्स अवेलेबल कर दिए जाएंगे। क्लियर है। चलिए देखते हैं यार। तो पावर्टी बेसिकली एक सिचुएशन है। क्या है बेटा। पावर्टी बेसिकली एक सिचुएशन है। और क्या होता है इस सिचुएशन में। इस सिचुएशन में एक पर्सन अपनी बेसिक मिनिमम रिक्वायरमेंट के लिए भी एक्सपेंस नहीं कर पाता है, तो ऐसे ही पर्सन को हम मानते हैं कि वो एक इस सिचुएशन में, किस सिचुएशन में, पावर्टी की सिचुएशन में। क्लियर है। तो पावर्टी बेसिकली अ सिचुएशन व्हेन अ पर्सन कैन नॉट एक्सपेंस द मनी फॉर देयर बेसिक मिनिमम रिक्वायरमेंट। ठीक है। देन अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम द सिचुएशन ऑफ द पावर्टी, कंडीशन ऑफ द पावर्टी। क्लियर है। तो सिचुएशन एज वेल एज कंडीशन भी है। आप देखेंगे यहाँ पे इसका एक पहला टाइप है जिसे हम कहते हैं एब्सोल्यूट पावर्टी, और सेकंड है ये रिलेटिव पावर्टी। ये 2 टाइप है मेनली। आपने ह्यूमन पावर्टी का नाम सुना होगा, बट वो आगे हम डिस्कस करेंगे। लास्ट में मैं आपको बताऊंगा ह्यूमन पावर्टी का नाम क्यों आया। लेकिन बेसिकली आप इतना जाने कि एक टाइप इसकी एब्सोल्यूट पावर्टी है, मेन 2 ही टाइप है, और एक रिलेटिव है। व्हाट इज एब्सोल्यूट पावर्टी। एब्सोल्यूट पावर्टी बस इतना कहता है कि एक पर्सन है, अ पर्सन, समझेंगे, बहुत ध्यान से सुनेंगे, अ पर्सन कैन नॉट एक्सपेंस
कैन नॉट, क्लियर है, एक्सपेंस फॉर देयर बेसिक मिनिमम रिक्वायरमेंट। अब एक पर्सन है, वो अपनी बेसिक मिनिमम रिक्वायरमेंट के लिए भी अगर एक्सपेंस नहीं कर पा रहा है, ठीक है, कैन नॉट, अगर एक्सपेंस नहीं कर पा रहा है तो वो पर्सन एब्सोल्यूट पॉवर्टी की सिचुएशन में, कंडीशन में पाया जाएगा, ठीक है। जिससे आपकी बेसिक मिनिमम रिक्वायरमेंट, मतलब आपको एनर्जी, आप अपने खुद की एनर्जी के लिए नहीं खर्च कर पा रहे हो, आप भूखे से हो रहे हो, आप हंगर में हो, ठीक है, तो इस सिचुएशन को, इस कंडीशन को हम एब्सोल्यूट पॉवर्टी कहते हैं। ये बेसिकली डेवलपिंग नेशन में और अंडर डेवलप्ड नेशन में पाई जाती है। कहाँ पे? दो जगह, डेवलपिंग और अंडर डेवलप्ड। एक बार फिर से ध्यान दो, एक पर्सन है, वो इतना भी एक्सपेंस नहीं कर पा रहा है कि उसकी बेसिक मिनिमम रिक्वायरमेंट पूरी हो, तो एब्सोल्यूट पॉवर्टी है। अब यहाँ पर एक नई चीज आपके सामने आई, क्या कि इंडिया में जब भी हम पॉवर्टी का एस्टिमेशन करते हैं तो एक्सपेंडिचर मेथड का यूज करते हैं, क्योंकि हम बार बार, मैं आपको डेफिनेशन में बार बार बोल रहा हूँ, एक पर्सन का एक्सपेंडिचर मतलब उसका खर्च। तो याद रखेंगे, इंडिया में जब भी हम पॉवर्टी की बात करते हैं, ऑलवेज यूज एक्सपेंडिचर मेथड, प्रीवियस ईयर यूपीएससी क्वेश्चन, ठीक है। वाइल एनएसएसओ एस्टिमेटेड द पॉवर्टी यूजिंग मेथड, फर्स्ट एक्सपेंडिचर मेथड, वही ऑप्शन होगा आपका राइट, ठीक है। तो इंडिया एनएसएसओ ऑलवेज फॉलो एक्सपेंडिचर मेथड फॉर एस्टिमेशन ऑफ द पॉवर्टी, लेकिन उसके भी बहुत सारे एस्टिमेशन करने के लिए बहुत सारी चीज़ें निकाली जाती हैं, वो आगे के लेक्चर में है, मैं वहाँ समझाऊंगा। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। तो एब्सोल्यूट पॉवर्टी का मेजरमेंट भी कई तरीकों से होता है, उसके लिए पॉवर्टी लाइन होती है, HCR होता है, हेड काउंट रेशियो होता है, और पॉवर्टी गैप रेशियो होता है, PGR। ये तीनों तो मैं आपको बताऊंगा, आगे बताऊंगा, लेकिन उसके पहले हम रिलेटिव को फिनिश कर लेंगे, क्योंकि बहुत छोटा टॉपिक है और रिलेटिव हमेशा डेवलप्ड नेशन में मैक्सिमम देखने को मिलता है। तो व्हाट इज रिलेटिव पॉवर्टी, अब यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। रिलेटिव पॉवर्टी बच्चों, एक सिचुएशन समझो, ठीक है। एक सिचुएशन ऐसी है कि आपने एक सेंटेंस सुना होगा, अमीर अमीर होता जा रहा है, गरीब गरीब होता जा रहा है, ठीक है, रिच बिकम रिचर, ठीक है, पुअर बिकम पुअरर, ठीक है। तो जो अमीर आदमी हो हमेशा अमीर होता जा रहा है। इसका मतलब क्या हो रहा है कि जो अमीर लोग हैं वो ज़्यादा कमाते जा रहे हैं, और जो गरीब लोग हैं वो धीरे धीरे उनकी इनकम लगातार क्या हो रही है, डिक्लाइन हो रही है। तो ऐसी सेम सिचुएशन को हम रिलेटिव पॉवर्टी कहते हैं। इन अदर वर्ड्स व्हेन इन अ कंट्री अ प्रपोर्शन ऑफ नेशनल इनकम ऑफ अ पर्सन ए एंड पर्सन बी, ठीक है, हैविंग मोर इनइक्वालिटी, दिस सिचुएशन इज कॉल्ड रिलेटिव पॉवर्टी। अगर मिस्टर ए है, उनके मतलब मान लो कि एवरेज पर कैपिटा इनकम से अगर किसी पर्सन की पर कैपिटा इनकम लोअर होती है तो उस कंडीशन में रिलेटिव पॉवर्टी पाई जाती है। अब व्हाट इज द एवरेज पर कैपिटा इनकम? एवरेज PCI पर कैपिटा इनकम क्या होती है? नेशनल इनकम किसी भी कंट्री की अपॉन पॉपुलेशन, ठीक है। नेशनल इनकम और टोटल पॉपुलेशन से डिवाइड आप कर दोगे तो फिर आपको क्या पता चल जाएगा? पर कैपिटा इनकम। गेटिंग द पॉइंट? क्लियर है? अच्छा, अब जब पर कैपिटा इनकम आ जाएगी तो पता चला किसी नेशन की पर कैपिटा इनकम 100 है, लेकिन वहाँ पे उस नेशन के बॉटम से, नीचे से जो इनकम करने वाले 50% लोगों की जो पर कैपिटा इनकम है वो बेसिकली अगर देखा जाए तो 35 से 50 के बीच में है। तो इस कंडीशन में क्या होगा कि एक एवरेज पर कैपिटा इनकम और अ ग्रुप ऑफ पीपल्स जो हैं इनकी एक खास कम्युनिटी की पर कैपिटा इनकम, दोनों में बहुत डिफरेंस है। तो दिस सिचुएशन इज कॉल्ड रिलेटिव पॉवर्टी। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड, ठीक है। यही सिचुएशन रिलेटिव पॉवर्टी बोली जाती है। एक बार फिर से समझ लेना बहुत ध्यान से। इनइक्वालिटी अमंग द इनकम ऑफ द पीपल्स ऑफ अ कंट्री, इट शोज रिलेटिव पॉवर्टी। क्लियर हुआ? गेटिंग द पॉइंट? नेक्स्ट पॉइंट पे चले हम लोग डिस्कस करने। चलिए, ठीक है, थैंक यू। अब हम रिलेटिव पॉवर्टी का मेजरमेंट आखिर कैसे करेंगे? हम कैसे पता लगा पाएंगे कि किसी कंट्री में रिलेटिव पॉवर्टी है और है तो कितनी है? इसका मेजरमेंट हम कैसे कर पाएंगे? तो इसका मेजरमेंट करने के लिए हम दो मेथड का यूज करते हैं। फर्स्ट आपको दिख रहा है यहाँ पे, दिस इज कॉल्ड द लॉरेंज कर्व एंड सेकंड गिनी कोएफिशिएंट, ठीक है। तो लॉरेंज कर्व क्या होता है, गिनी कोएफिशिएंट होता है, क्या होता है उसको एक बार मैं आपको समझा देता हूँ। आप देखेंगे यहाँ पे ये जो आपका y एक्सिस और ये x एक्सिस आपको मालूम है हमेशा होता है, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। y एक्सिस पे आपको दिख रहा है ये नेशनल इनकम,
किसी कंट्री का, और वाई एक्सिस पे, और एक्स एक्सिस पे क्या दिख रहा है आपको, पॉपुलेशन ऑफ द पोरेस्ट टू रिचेस्ट, मतलब यहाँ से पुअरों की पॉपुलेशन शुरू हुई है, यहाँ पे रिच क्लास है, ठीक है। अब ये जो लाइन जा रही है, ये लाइन ये बीच में बिल्कुल जा रही है, इसे हम कहते हैं परफेक्ट इक्वेलिटी। मतलब इफ द नेशनल इनकम इज 20%, ठीक है, देन 20% पीपल कॉन्ट्रीब्यूटेड इन द नेशनल इनकम, मतलब पर कैपिटा इनकम जो 20% पर्सन की जो है उसके बराबर में है, ठीक है। तो 20% पीपल विल पार्टिसिपेट इन 20% ऑफ द नेशनल इनकम, ठीक है। ये परफेक्ट इक्वलिटी बताता है, मतलब इसमें इनइक्वलिटी बिल्कुल नहीं पाओगे, जितने परसेंट पॉपुलेशन है उतना ही उनका कॉन्ट्रीब्यूशन है उनके नेशनल इनकम में। लेकिन जब किसी कंट्री में यही पाया जाता है तो उसके लिए हम निकालते हैं लॉरेंज कर्व। ये जो आपको कर्व दिख रही है, ये वाली दिस कर्व इज कॉल्ड लॉरेंज कर्व। अभी लॉरेंज कर्व आपको क्या शो करिए, अगर लॉरेंज कर्व को हम देखते हैं तो लॉरेंज कर्व हमें ये बोल रहा है कि जो रिचेस्ट 20% ऑफ द पॉपुलेशन है, अब ये 20% पॉपुलेशन अगर यहाँ से 20% नेशनल इनकम में पार्टिसिपेट करती तो ये परफेक्ट इक्वलिटी होती। बट यहाँ पर ये बोला लॉरेंज कर्व की 20% पीपल्स विल कंट्रीब्यूट ओनली 5% द पार्ट ऑफ द नेशनल इनकम। व्हाट इट सोच कि 20% लोग केवल 5% नेशनल इनकम में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। यहां पर आपको इनइक्वलिटी शो हो जाएगी और इसी से पता चल जाएगा कि किस कंट्री में कितने परसेंट लोगों का नेशनल इनकम में कितने परसेंट कंट्रीब्यूशन है। अगर परसेंटेज ऑफ द पॉपुलेशन ज्यादा होता है एंड कंट्रीब्यूशन परसेंटेज ऑफ द इनकम नेशनल इनकम कम होता है, देन इट शोज द रिलेटिव पॉवर्टी, मतलब देयर इज सम इनइक्वालिटी अमंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द इनकम इन द कंट्री। क्लियर है? गेटिंग द पॉइंट? इसे हम कहते हैं लॉरेंज कर्व, ठीक है। तो लॉरेंज कर्व का बहुत दूर होना यह बताता है कि उस कंट्री में कितना इनइक्वालिटी गैप है, ठीक है। ये जितना करीब होगा परफेक्ट इक्वलिटी के उतना अच्छा माना जाएगा। तो लोगों ने बोला इससे तो हम एज अ ग्राफ रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं, अगर हमें इसे नंबर्स में डिफाइन करना हो तो क्या करेंगे, तो उसके लिए आपके लिए सबसे अच्छा है गिनी कोएफिशिएंट। गिनी कोएफिशिएंट क्या कहता है कि a अपॉन a प्लस बी, मतलब ये a पोर्शन है और ये b पोर्शन है, ठीक है। a का मतलब क्या होता है, एरिया अबव द लॉरेंज कर्व, ठीक है, लॉरेंज कर्व के अबव में जो एरिया है, ठीक है, इसे हम कहते हैं a एरिया अपॉन a प्लस बी, मतलब लॉरेंज कर्व का एरिया और जो बिलो द लॉरेंज कर्व है ये b वाला, इन दोनों को ले लोगे। कहने का मतलब पहले आप ये पूरा एक एरिया ले लो, ठीक है, ये एरिया, ये जो शेडेड एरिया मैं इसको सेट कर दे रहा हूं, ठीक है, शेडेड एरिया, ठीक है, और ये नॉन शेडेड एरिया। तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं इसको शेडेड एरिया, ठीक है, अपॉन शेडेड प्लस नॉन शेडेड, बिकन से ना, क्योंकि इस पूरे पोर्शन में हमें एक्चुअल नंबर मिल जाएगा पूरा टोटल, और टोटल में कितना डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है ये a बताएगा। तो अब ये तो ऐसे ही हो गया जैसे आपको 12th में मार्कशीट आई है, 500 में से आपको 400 नंबर मिले हैं, तो मिले कितने, 400, पार्टिसिपेशन कितना है, तो ये मान लो लॉरेंज है, और नीचे टोटल कितना है, हर एक सब्जेक्ट का प्लस करके रखा गया कितना, 500। अब इससे आपकी परसेंटेज निकल जाती है, ठीक है, तो पता चलता है कि आपके 80% मार्क्स आए हैं। इसी तरीके से हम क्या करते हैं कि a को ले लेते हैं और a के नीचे टोटल एरिया ले लेते हैं, और इससे जो हमें मिलता है वो गिनी कोएफिशिएंट मिलता है, और गिनी कोएफिशिएंट 0 से 1 के बीच में होता है। वेरी इंपॉर्टेंट, गिनी कोएफिशिएंट किससे किसके बीच में होता है, 0 से 1 के बीच में होता है। किसी भी कंट्री का गिनी कोएफिशिएंट 0 जो होता है वो परफेक्ट इक्वलिटी शो करता है, और 1 टोटल इनइक्वालिटी शो करता है। 1 का मतलब आप यहाँ पे पहुंच गए, इस जगह पहुंच गए, ये लॉरेंज कर्व कुछ आपका ऐसे हो गया, मतलब टोटली इनइक्वालिटी है, लेना देना कुछ है ही नहीं वहाँ पे। अफ्रीकन कंट्रीज में मैक्सिमम इसके बहुत करीब पहुंच गई हैं अफ्रीकन कंट्रीज। क्लियर है? अच्छा, बोला जाता है कि अगर किसी कंट्री का गिनी कोएफिशिएंट 0.5 से कम है, समझ लो मेरी बात को, किसी भी कंट्री का 0.5% से कम है तो उसको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि देखो हमें रिलेटिव पॉवर्टी के साथ जीना पड़ेगा, ये वर्ल्ड बैंक ने ही बोला है, ठीक है। हम रिलेटिव पॉवर्टी को कभी भी पूरी तरीके से एंड नहीं कर सकते, हमें इसके साथ जीना पड़ेगा, लेकिन जो लॉरेंज कर्व बहुत ज्यादा वास्ट हो गया उसको कम कर सकते हैं।
ठीक है, उसको कम कर सकते हैं। आया समझ में, कुछ दिमाग में घुस रहा है? इसीलिए हमारे यहाँ डायरेक्ट टैक्स लगाया जाता है। डायरेक्ट टैक्स क्या होता है? हायर इनकम जिसकी होती है उससे ज़्यादा टैक्स लिया जाता है। उस टैक्स से गरीबों को स्कूलिंग, मनरेगा, दूसरे रोजगार दिए जाते हैं जिससे उनकी इनकम बढ़ती है। तो मान लो ये गरीब यहाँ है और अमीर यहाँ है, ठीक है। अब इनकी इनकम बार बार कट करके यहाँ पे दी जा रही, तो धीरे धीरे इनकी इनकम बढ़ रही है, इनकी कम हो रही है। तो जो इनइक्वालिटी ये डिस्टेंस थी वो कम होकर ये आ गई है, ठीक है। तो इसीलिए रिलेटिव पॉवर्टी को हम कभी एंड नहीं कर सकते, हमें इसके साथ जीना पड़ेगा। ये मेरा वर्डिक्ट नहीं है, ये मेरे सेंटेंस नहीं है, ये वर्ल्ड बैंक ने बोला है, ठीक है। तो इसीलिए याद रखेंगे 0.5 से नीचे है तो आपको टेंशन लेने की बात नहीं है, बट अगर 0.5 से ज़्यादा है तो मस्ट बी आपको टेंशन लेना पड़ेगा। इंडिया का गिनी कोफिशिएंट 0.37 बोलता है। फिर इंडियन ह्यूमन डेवलपमेंट सर्वे जो कहता है IHDS, लिख लेंगे फैक्ट सब। IHDS के अकॉर्डिंग इंडिया का 0.55% है। तो ये यहाँ पे थोड़ी टेंशन की बात है। फिर हमारे यहाँ पे एक खास चीज़ जो इंडिया हमेशा परेशान रहा है, किसमें? लैंड ओनरशिप में, ठीक है। लैंड ओनरशिप मतलब बेटा किसके पास कितनी ज़मीन है। तो लैंड ओनरशिप की अगर बात ले लें आप, लैंड ओनरशिप की बात कर लें तो उसमें जो इंडिया का गिनी कोफिशिएंट है वो 0.7 अप्रॉक्स है। मतलब इंडिया में लैंड डिस्ट्रीब्यूशन या लैंड ओनरशिप में बहुत ज़्यादा इनइक्वालिटी है। मुट्ठी भर लोगों के पास ज़्यादा से ज़्यादा ज़मीन है और बहुत कम लोगों के पास में ही ज़मीन है, और कुछ लोग तो बिना ज़मीनों के भी हैं। तो लैंड ओनरशिप में 0.7 मतलब इंडिया में इनकम से ज़्यादा लैंड ओनरशिप में इनइक्वालिटी देखने को मिलती है, ठीक है। आई होप समझ में आ गया होगा। कुछ भी डेटा में कुछ भी होगा तो इस वीडियो के दौरान मैं ऑनलाइन रहूंगा। ये खैर मेरा रिकॉर्डेड वीडियो रहेगा प्रीमियर, बट मैं ऑनलाइन रहूंगा। पुट अप द क्वेश्चन इन द कमेंट बॉक्स, आई विल सेंड यू द आंसर्स, ठीक है, तुरंत। चलिए, अब रही बात रिलेटिव पॉवर्टी का, तो कुछ एक डेटा है टाइम्स ऑफ इंडिया का, ठीक है। तो इसका डेटा मैं लेकर आया हूँ आपके सामने, थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। एक वर्ल्ड लेवल पे देख लेते हैं, एक फिर इंडिया लेवल पे देख लेते हैं। तो वर्ल्ड लेवल पे देखिए क्या शो कर रहा है। 2153 बिलियनियर्स हैव मोर वेल्थ देन द 4.6 बिलियनियर्स, ठीक है, पीपल मेकिंग अप 60% ऑफ द प्लैनेट पॉपुलेशन। आप समझ रहे हो? 2153 जो बिलियनियर्स हैं, ठीक है, वो 4.6 बिलियन पीपल्स के अकॉर्डिंग 60%, ठीक है, मतलब वर्ल्ड की टोटल पॉपुलेशन, इस प्लेनेट की 60% पॉपुलेशन, ठीक है, से ज़्यादा वेल्थ रखते हैं केवल 2153 लोग। पूरे वर्ल्ड के 2153 लोग ले लो तो पूरे वर्ल्ड के मोर देन 60% पॉपुलेशन से ज़्यादा वेल्थ रखते हैं ये लोग। अब आप समझ में आ गया होगा। यहाँ देख लो पूरा प्लेनेट है, इधर यही बाहर दिए हुए हैं, कितना इनइक्वालिटी है। सेकेंड देखो क्या डेटा कहता है, रिचेस्ट 1% हैव मोर देन ट्वाइस एज मच एज वेल्थ एज 6.9 बिलियन पीपल। 6.9 मतलब 6.9 बिलियन पीपल्स के पास जितनी वेल्थ है, ठीक है, उसका दोगुना रिचेस्ट 1% लोगों के पास में वर्ल्ड के। तो जो वर्ल्ड के रिचेस्ट 1% पीपल्स उनको अलग रख दो और 6.9 बिलियन पीपल्स को आप एक साइड रख दो वर्ल्ड के, ठीक है, इनसे दुगना इनके पास 1% के पास है। अ ह्यूज इनइक्वालिटी। फिर देखो थर्ड पॉइंट क्या कहता है, द 22 रिचेस्ट मेन हैव मोर वेल्थ देन ऑल द वुमेन इन अफ्रीका। केवल 22 रिचेस्ट पर्सन के पास में इतनी वेल्थ है जितना पूरे अफ्रीका में महिलाओं के पास में वेल्थ है, वुमेन्स के पास में वेल्थ है। तो पूरा अफ्रीकन कॉन्टिनेंट ले लो, एशिया के बाद नाम आते हैं ना भैया, तो पूरा अफ्रीकन कॉन्टिनेंट ले लो, तो इस पूरे अफ्रीकन कॉन्टिनेंट की वुमेन्स की इनकम वेल्थ को आप ले आओ और 22 रिचेस्ट मैन की वेल्थ ले आओ तो भी क्या है, ज़्यादा है। अब आप समझ लो, केवल 22 रिचेस्ट पर्सन ऑफ द वर्ल्ड, इतना ज़्यादा इनकम में डिस्क्रिमिनेशन आपको, इनइक्वालिटी आपको देखने को मिलती है। इंडिया की बात कर लेते हैं। हमारा भारत महान है लेकिन आर्थिक रूप से नहीं है। रिचेस्ट 1% होल्ड मोर देन 4 टाइम्स वेल्थ हेल्ड बाई 953 मिलियन 70% ऑफ द कंट्रीज पीपल। मतलब
समझा देता हूँ, घबराओ मत। इंडिया में 70% जो सबसे गरीब आदमी है बॉटम से, लाइक अगर मैं इंडिया का मेजरमेंट यूँ करूँ और मैं आपको बोल दूँ कि यहाँ पे अंबानी जी बैठे हुए हैं सबसे रिचेस्ट, और ये बॉटम से अगर 70% मतलब 70% कुछ इतना होगा, ये जो कब से सबसे कम इनकम करने वाला नीचे से लेकर ऊपर तक मिडिल क्लास भी आ जाएगा इसमें, 70% पीपल जो हैं, और यहाँ पे आप 1% ले लेंगे, ये 1%, तो 1% के पास जितनी वेल्थ है वो इन 70% पीपल का 4 टाइम्स ज़्यादा है। कैन यू इमेजिन? मतलब ये 70% पीपल अगर मिलकर 100 रुपये की वेल्थ रखते हैं, तो ये अकेला 1% रिचेस्ट जो इंडिया के लोग हैं उनके पास में 400 रुपये है। ह्यूज इनइक्वालिटी इन इंडिया। बट इंडिया में अभी भी हम सफ़र कर रहे हैं एब्सोल्यूट पॉवर्टी से, इसलिए एब्सोल्यूट पॉवर्टी फर्स्ट चैलेंज हमारे सामने, जब उसको दूर कर लेंगे देन वी विल टॉक अबाउट द रिलेटिव पॉवर्टी ना। विदाउट सॉल्विंग एब्सोल्यूट पॉवर्टी यू कांट justify, you can't think about that, and you can't, ठीक है, do anything to remove the relative poverty. First you have to focus on the revocation of the absolute poverty. Think ना, a huge difference among the inequality. क्लियर है? बाकी डेटा दिया हुआ है, पढ़ लीजिएगा, अभी आपको ये पीपीटी मिल जाएगी। नेक्स्ट हमने रिलेटिव पॉवर्टी देख ली। यहाँ पे एक चीज़ गलत हो गया है, दिस इज ऑल अबाउट द एब्सोल्यूट पॉवर्टी। हमने रिलेटिव देख लिया, रिलेटिव को कैसे मेजर करते वो भी देख लिया, बट द सेकेंड क्वेश्चन इज दैट कि एब्सोल्यूट पॉवर्टी को मेजरमेंट कैसे करोगे। तो मैंने आपको एब्सोल्यूट पॉवर्टी समझा दिया। एब्सोल्यूट पॉवर्टी इज अ सिचुएशन जब कोई पर्सन इतना भी एक्सपेंस नहीं कर पा रहा कि अपनी एनर्जी के लिए वो खर्चा कर पाए, एक्सपेंस कर पाए, तो वो पर्सन एब्सोल्यूट पॉवर्टी की सिचुएशन में घिरा होता है। मतलब अपनी बेसिक मिनिमम रिक्वायरमेंट के लिए भी एक्सपेंस नहीं कर पाता है। इफ अ पर्सन कैन नॉट एक्सपेंस अ मनी टू फुलफिल देयर बेसिक मिनिमम रिक्वायरमेंट्स, देन अ पर्सन कंसीडर सफरिंग फ्रॉम द एब्सोल्यूट पॉवर्टी। दिस इज द परफेक्ट डेफिनेशन ऑफ एब्सोल्यूट पॉवर्टी। हियर आर द 3 ऑप्शंस, ठीक है, जिसके तहत हम लोग चलकर एब्सोल्यूट पॉवर्टी को सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट वन हमारे सामने है पॉवर्टी लाइन, ये हमारा पहला पोर्शन है। सेकेंड फिर HCR, जिसका फुल फॉर्म है हेड काउंट रेशियो। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो, हेड काउंट रेशियो। थर्ड है आपके सामने पॉवर्टी गैप रेशियो, PGR कहते हैं इसको हम, ठीक है, और इसको PGI भी कहते हैं, पॉवर्टी गैप इंडेक्स बनता है इससे, ठीक है। अब कैसे बनता है सब बताऊंगा मैं। सबसे पहले पॉवर्टी लाइन क्या होगी, क्वेश्चन आस्क्ड दैट कि पॉवर्टी लाइन क्या होगी, तो हाउ कैन बी डिफाइन अ पॉवर्टी लाइन? वेरी इजी, ठीक है, कैसे? इफ अ पर्सन expend, ठीक है, expend and fulfill their basic requirement, then a person is not called poor. Getting the point? Like समथिंग लाइक दैट। ये मान लो कर्व है, अगर ये यहाँ पे इतने लोग इतना एक्सपेंस कर रहे हैं, ठीक है, अगर ये एक्सपेंस है, मान लो 1000 रुपये एक्सपेंस है और हर एक पॉपुलेशन 1000 रुपये एक्सपेंस कर ले रही है, तो ये क्या कहलाएगा? पॉवर्टी लाइन। मतलब एक पर्सन अगर अपनी बेसिक मिनिमम रिक्वायरमेंट उसकी मान लो कि 2250 कैलोरी है, 2250 कैलोरी हमने कैलोरी में निकाला एनर्जी, और हमने बोला 2250 कैलोरी अगर आप फुलफिल कर पा रहे हो, खर्च कर पा रहे हो, आप इतना एक्सपेंस कर पा रहे हो कि 2250 कैलोरी आप उससे टेक ओवर कर लो, तो फिर आप गरीब नहीं हो। तो पता चला 2250 कैलोरी के लिए कितना एक्सपेंस करना पड़ रहा है, तो पता चला अगर आप 1000 रुपये एक आदमी एक महीने में खर्च करेगा तो 2250 कैलोरी उसकी पूरी हो जाएगी।
तो हमने 1,000 रुपये का पावर्टी लाइन बना दिया। अब 1,000 रुपये से जो ज़्यादा खर्च कर पाएगा वो एपीएल कहलाएगा, एबव पावर्टी लाइन, और 1,000 रुपये से जो कम खर्च कर पाएगा वो बीपीएल कहलाएगा, बिलो पावर्टी लाइन, और ये गरीब कहलाएंगे। इनकी कंडीशन वर्स होगी तो ये पुअर कहलाते हैं, गरीब, जो 1,000 रुपये भी खर्च नहीं कर पाते। और जो पर्सन 1,000 रुपये से ज़्यादा खर्च कर पाता है, ठीक है, जो अमीर है, उनको एपीएल कहते हैं, एबव पावर्टी लाइन, उनसे उनका गरीबी से कोई लेना देना नहीं है। आगे समझ में, एक बार फिर से समझ लो पावर्टी लाइन क्या होती है। लाइक एक पर्सन की बेसिक मिनिमम रिक्वायरमेंट उसकी एनर्जी के लिए 2250 कैलोरी मान लो हमने एक सर्टेन फिक्स कर दिया, ठीक है, फिक्स डेट कि 2250 कैलोरी अगर वो कंज्यूम करेगा एक महीने में, तो देन पर्सन जो होगा वो एब्सोल्यूट पावर्टी में नहीं आएगा। तो पता चला 2250 के लिए कितना एक्सपेंस करना पड़ेगा, तो पता चला उस टाइम की सिचुएशन को देखते हुए, मार्केट में रेट्स को देखते हुए, सभी चीज़ों का 1,000 रुपये एक पर्सन पर तय हुआ। तो इफ़ अ पर्सन एक्सपेंड 1,000 रुपीज़ देन द पर्सन इज कॉल्ड एपीएल, ठीक है, वो गरीब नहीं है, ठीक है। और अगर इफ सेकेंड कंडीशन, इफ द पर्सन इज नॉट एबल टू एक्सपेंस 1,000 रुपीज़, he expend only 900, 800, 500, 600, 400, 200, then the person is called absolute poor, ठीक है। और इसी तरीके से हम पावर्टी लाइन को डिफाइन करते हैं। पावर्टी लाइन को भी डिफाइन करने के लिए 3 कमेटी बनी थी। पहला डांडेकर राठ कमेटी 1971, सेकंड अलाक कमेटी 1979 और लकड़ावाला कमेटी 1993। वी विल डिस्कस, ठीक है, इन नेक्स्ट फेज। हम अभी आगे डिस्कस करेंगे। तो पावर्टी एस्टिमेशन होने लगा तो इन लोगों ने अपने सुझाव दिए थे, हम वहां पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। पहले अब सेकंड पे आ जाते हैं। सेकंड आता है HCR। HCR को बेटा हम बोलते हैं हेड काउंट रेशियो। हेड काउंट रेशियो क्या कहता है? बस सिंपल सी बात करता है कि जितने बीपीएल लोग हैं अपॉन टोटल पॉपुलेशन इनटू 100, ठीक है। तो जितने गरीब लोग हैं और टोटल पॉपुलेशन, उनका परसेंटेज निकाल लो, हेड काउंट रेशियो हो जाएगा। इन शॉर्ट ये बताएगा कि कितने परसेंट लोग, मतलब हाउ मच परसेंट पीपल ऑफ इंडिया इज पुअर। ये केवल परसेंट बताएगा। पावर्टी लाइन क्या बताएगा? हु वॉज द पुअर, हु इज द पुअर। पावर्टी लाइन ओनली टेल्स अबाउट दैट कि कौन अमीर है कौन गरीब है, हु इज बीपीएल, हु इज बिलोंग टू बीपीएल एंड फ्रॉम एपीएल, ठीक है। एंड एससीआर बता देगा कि टोटल पॉपुलेशन का कितने परसेंट पीपल या कितने, हाउ मेनी परसेंट पीपल्स ऑफ द टोटल पॉपुलेशन सफर फ्रॉम द एब्सोल्यूट पॉवर्टी, ठीक है, या पूरी टोटल पॉपुलेशन का बीपीएल कितना परसेंट है। That only tells about the SCR only tells about that. Both were having limitations. Both were only tells about that कि how much population is getting poor, number of the poor, percentage of the poor, but no one talks about the depth of the poverty. How much even Amartya Sen said about that. A lot of differences in APL peoples also. Some peoples stand near the Ambani and some peoples stand near the राम भरोसे, जो हमारा फेवरेट कैरेक्टर है गरीब का। तो कुछ लोग बहुत नीचे हैं, एपीएल से ऊपर 1,000 रुपये खर्च कर पा रहे हैं, लेकिन मान लो 1,200 रुपये खर्च कर रहा है और एक आदमी 1 करोड़ खर्च कर रहा है। तो उसमें जैसे डिफरेंस होता है वैसे ही बीपीएल में भी डिफरेंस होता है, ठीक है। बीपीएल में भी ऐसा नहीं होता है कि हर आदमी 1,000 खर्च कर रहा है, कोई आदमी 200 खर्च कर रहा है, कोई 300 खर्च कर रहा है, कोई 500 खर्च कर रहा है। तो गवर्नमेंट को गरीबी को दूर करने के लिए कम से कम ये तो मालूम होना चाहिए कि कौन गरीबी से कितना पीड़ित है, ठीक है। हाउ मच सफरिंग फ्रॉम द पॉवर्टी, देयर इज नो वन टॉक अबाउट द डेप्थ ऑफ द पॉवर्टी. But after some time, after a huge discussion, after a huge debate, a new poverty gap ratio came. And poverty gap ratio tells about the depth of the poverty. How? I am going to show you. ठीक है, कैसे डिफाइन करता है? I am going to show you. एक सेकेंड, इनको हटा लेते हैं, ठीक है, फिर चलो हम बताते हैं। देखो भाई कैसे शो करता है।
ध्यान देना मेरी बात को। पावर्टी गैप रेशियो मान लो ये हमने 1000 रुपीज़ की लाइन मान ली, ठीक है, हम इसकी बात कर रहे हैं पावर्टी गैप की। हमने 1000 रुपीज़ की लाइन मान ली, जो 1000 रुपीज़ खर्च करेगा वो गरीब नहीं है, जस्ट इमेजिन, ठीक है। अब देखो समझो, एक पर्सन है एक्सपेंस 900, अनदर पर्सन एक्सपेंस 700 एंड अनदर पर्सन एक्सपेंस 500। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द लाइन? 900 कितना 1000 से कम है? 100 रुपीज़, तो लिख लो 100। 700 1000 से कितना कम है? 300। और 500 कितना कम है 1000 से? 500। इन शॉर्ट अगर 500 वाले को 500 मिल जाए तो गरीबी से बाहर आ जाएगा, 700 वाले को 300 मिल जाए गरीबी से बाहर आ जाएगा, और 900 वाले को 100 मिल जाए गरीबी से बाहर आ जाएगा। यही तो कहना है, डेप्थ यही तो गहराई बता रहा है। अब जब हम इसको पता करते हैं तो फिर हम इसका एवरेज निकाल लेते हैं अपॉन 3। मान लो टोटल पॉपुलेशन 3 लोग ही हैं, 3 की ये है। अब इसमें हम निकाल लेते तो पता चलता है कि 900 अपॉन 3, ठीक है, तो पता चलता है 300। अब गवर्नमेंट क्या करेगी? 300 रुपीज़ का बेनिफिट हर एक आदमी को पहुंचाना शुरू करेगी। तो 900 वाले को 300 मिलेगा, क्या ये बिल्कुल ऊपर पहुंच जाएगा? यस, ऊपर नहीं, भगवान के पास नहीं, इधर ही रहना है, ठीक है। तो ये 1200 रुपये खर्च कर देगा। तो 1200 रुपये खर्च कर देगा, इट मीन्स इसका मतलब ये हुआ कि ये पर्सन गरीबी रेखा से बाहर आ गया। और 700 वाला 300 खर्च करेगा, ये भी 1000 पे आ जाएगा, ये भी गरीबी से बाहर हो जाएगा। 500 वाला 800 पे आ जाएगा, और आने वाले समय में भी ये भी गरीबी से बाहर हो जाएगा। तो ऐसे लोगों का अपलिफ्टमेंट होगा। दैट्स वाई हम पावर्टी गैप रेशियो निकालते हैं। और ये 3 मेथड है हमारे पास में रिलेटिव पावर्टी को एस्टिमेट करने के लिए। फर्स्ट पावर्टी लाइन, सेकेंड HCF, थर्ड पावर्टी गैप रेशियो। आई होप समझ में आ गया। पावर्टी लाइन कितना रिक्वायरमेंट के लिए एक्सपेंस करना है सेट कर देते हैं। बिलो द लाइन BPL, अबव द लाइन APL। व्हाट इज SCR? हाउ मच परसेंटेज ऑफ द BPL, ठीक है, इन कंपेरिजन टू टोटल पॉपुलेशन, ठीक है, ये एक नंबर ऑफ द पॉपुलेशन बताता है। और व्हाट इज द पावर्टी गैप रेशियो? पावर्टी गैप रेशियो टेल्स अबाउट द डेप्थ ऑफ द पॉवर्टी, ठीक है। ये उन दोनों पावर्टी लाइन SCR की जो लिमिटेशंस है उसका एंड करता है। गेटिंग द पॉइंट, ठीक है। कुछ भी होगा कमेंट करो, मैं लाइव रहूंगा, मैं आपको आंसर करूंगा। बाई चांस नहीं रहता तो बाद में कमेंट कर दूंगा, लेकिन आपको आंसर जरूर करूंगा, ठीक है। आप ध्यान रखिएगा। चलिए देखो, सेकेंड, पावर्टी एस्टिमेशन इन इंडिया, ठीक है। अब इंडिया में पावर्टी का एस्टिमेशन कैसे किया जाएगा, पावर्टी को कैसे मापा जाएगा? तो मेरी जितनी जानकारी उस हिसाब से 2 ही मेथड है, मतलब 2 ही तरीके से होता है पावर्टी का एस्टिमेशन। NSSO करता है, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। डेफिनेशन ऑफ द पावर्टी लाइन, ठीक है। सबसे पहले उन्होंने पावर्टी लाइन की डेफिनेशन दी, तब तो पता चलेगा पावर्टी गरीब कौन है अमीर कौन है। पावर्टी लाइन ही डिसाइड नहीं है तो किसको तुम BPL APL बोलोगे? तो फर्स्ट यू हैव टू डिफाइन द पावर्टी लाइन। सेकेंड, उस पावर्टी लाइन को डिफाइन करने के लिए आपका डाटा कलेक्शन कौन सा होना चाहिए, डेटा कैसे लेंगे, किस चीज़ को शामिल करेंगे, कब कब डेटा लेंगे मार्केट से, कब कब उसका डिफाइन होगा। तो ये सब मेजरमेंट करना जरूरी है। तो 2 ही है पावर्टी एस्टिमेशन के लिए। सबसे पहले पावर्टी लाइन की डेफिनेशन निकाली गई और डाटा कलेक्शन का टाइम पीरियड निकाला गया। बस ये 2 चीज़ें ये NSSO करता है। तो डेफिनेशन ऑफ पावर्टी लाइन में सबसे पहली डेफिनेशन दी दांडेकर और आर्ट कमेटी ने। इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस इन 1947, बट इंडिया के सामने इतना सोचने का नहीं था कि गरीबी की बात, समझ रहे हो। ये तो जब धीरे धीरे इंडिया के लोगों के पास में पैसा आने लगा, जब गवर्नमेंट स्टेबल होनी थोड़ी शुरू हुई, क्योंकि हम चाइना का वॉर, पाकिस्तान का वॉर, इमरजेंसी, 1971, बहुत सारी प्रॉब्लम आई, ठीक है। तो उस समय फिर लोगों ने बोला कि नहीं, आवाज़ उठाई और इंदिरा गांधी ने नारा दिया था गरीबी हटाओ। इंदिरा गांधी पहले कॉन्शियस हुई गरीबी को लेकर। तो जिस साल इंदिरा गांधी ने नारा दिया गरीबी हटाओ, उसी साल दांडेकर और रथ कमेटी स्टैब्लिश की गई 1971 में टू डिफाइन द पावर्टी लाइन। When Dandekar and Rudd committee came into existence, both persons defined the poverty line as per the calorie. Mr. Dandekar and Rudd decided a minimum requirement for the person is 2250 calorie per person. मतलब अगर एक पर्सन 2250 कैलोरी का कंजम्पशन करता है, देन ये पर्सन गरीब नहीं है। समझ रहे हो, ये पर्सन फिर गरीब नहीं माना जाएगा।
तो ये दांडेकर और रथ कमेटी ने बनाया, और 2250 कैलोरी, मैं लिख देता हूँ ताकि आप लोग को सुनाई में प्रॉब्लम आ रहा हो तो यहाँ पे देख लेंगे। 2250 कैलोरी, ठीक है, ये यहाँ पे आ गया। आई होप क्लियर हो गया, ठीक है। अब इन्होंने कैलोरी, तो कहने का मतलब इनको इसलिए लिमिटेड बोला जाता है कि ये केवल गरीबी के लिए, पॉवर्टी लाइन के लिए केवल कैलोरी पे फोकस थे, लिमिटेड थे ये। ह्यूमंस के दूसरे एक्सपेंस पे लिमिटेड नहीं थे, बस ये बेसिक मिनिमम रिक्वायरमेंट फूड को लेकर थे, और इनकी लिमिटेशन कैलोरी तक थी, एनर्जी तक थी। सेकंड, अलग कमेटी है। अलग कमेटी बोला कि नहीं, हमें रूरल पॉपुलेशन और अर्बन पॉपुलेशन के लिए अलग अलग कैलोरी डिसाइड करनी चाहिए। तो अलग कमेटी 1979 में आई, और रूरल पॉपुलेशन के लिए, रूरल के लिए और अर्बन के लिए अलग अलग दे गई। रूरल के लिए उसने डिसाइड किया 2400 कैलोरी पर पर्सन, और अर्बन के लिए उसने डिसाइड किया 2100 कैलोरी पर पर्सन। तो अर्बन एरियाज 2100 कैलोरी, रूरल एरियाज 2400 कैलोरी। अगर इतना आप कंज्यूम कर पा रहे हो तो फिर आप भैया गरीब नहीं हो। कैलोरी बेस्ड इनकी भी लिमिटेशन थी, ठीक है। ये दो लोग आए, देखो समझ रहे हो ना, पहला 2250 कैलोरी रूरल अर्बन दोनों के लिए एक बना देता है। अलग कमेटी आती है, कहती नहीं, रूरल एरियाज में जो लोग होते हैं वो मेहनत ज़्यादा करते हैं, वो फिजिकली बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग होते हैं, तो उनके लिए कैलोरी की नीड ज़्यादा होगी। जो अर्बन एरियाज में पीपल हैं वो मेंटली ज़्यादा वर्क करते हैं, इसलिए उनके लिए कैलोरी की नीड कम होगी। तो इस बिहाफ पे इन्होंने रूरल और अर्बन के लिए अलग अलग कैलोरी डिसाइड की, बट इनकी भी लिमिटेशन थी क्या, कि ये भी कैलोरी तक ही लिमिटेड थे, उससे आगे आकर इन्होंने सोचा नहीं। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है, क्लियर है, गेटिंग द पॉइंट, ओके। सो द नेक्स्ट वन, लकड़ा वाला कमेटी। लकड़ा वाला कमेटी फॉर्म्ड इन 1993। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लकड़ा वाला कमेटी? लकड़ा वाला कमेटी मतलब व्हाट दे टेल टू गवर्नमेंट अबाउट द डेफिनेशन ऑफ द पॉवर्टी लाइन। ये बहुत अच्छा कमेटी, मैं बहुत मतलब समझ लो ये एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, और मैं बहुत इनके थॉट्स को मानता भी हूँ कि बहुत अच्छे सुधार इन्होंने बताया। क्या सुधार बताया? इन्होंने बोला कि रूरल और अर्बन के लिए पॉवर्टी लाइन अलग अलग तो होनी चाहिए, मैं इसके खिलाफ नहीं हूँ, बट एक स्टेट वाइज पॉवर्टी लाइन डिफाइन होनी चाहिए, क्योंकि एक स्टेट में चीज़ों के दाम अलग होते हैं, दूसरे स्टेट में अलग होते हैं। लाइक इफ वी टॉक अबाउट, खैर एप्पल तो नहीं लिया जाता, लेकिन आप एक एग्जाम्पल बता दो आपको, जम्मू कश्मीर में एप्पल का प्राइस कम होगा एज कम्पेयर टू कन्याकुमारी, और नारियल का प्राइस कन्याकुमारी के एज कम्पेयर टू जम्मू में अलग होगा। तो जिस चीज़ का जो प्रोडक्शन एरिया वहाँ पे उसके प्राइस कम होते हैं, क्योंकि उनकी सप्लाई वहाँ अच्छी होती है, और जो उनका प्रोडक्शन एरिया नहीं है वहाँ पे प्राइस बढ़ जाती है। तो इन्होंने बोला कि स्टेट वाइज प्राइस बहुत डिफर करते हैं, तो हम एक यूनिफॉर्म बना देते हैं पूरे सेंट्रल का, तो उसमें आता, तो स्टेट वाइज थोड़ा सा हम सर्वे करके फिर पॉवर्टी डिफाइन करें तो ज़्यादा अच्छा होगा। तो पहला इन्होंने क्या बोला, स्टेट वाइज पॉवर्टी लाइन, ठीक है, डेफिनेशन ऑफ द पॉवर्टी लाइन स्टेट वाइज, ये इन्होंने बोला। सेकेंड क्या बोला, इन्फ्लेशन एडजस्टमेंट, वेरी गुड पॉइंट, इन्फ्लेशन एडजस्टमेंट। व्हाट अबाउट द इन्फ्लेशन एडजस्टमेंट? महंगाई हमेशा बढ़ती घटती रहती है, आपने पॉवर्टी लाइन फिक्स कर दिया, पता चला कोरोना आ गया, महंगाई बढ़ गई, तो फिर तो हमें एक जनरल सर्वे कंडक्ट करना चाहिए, जिसके लिए इन्होंने फिशरीज इंडेक्स का यूज किया, और बोला जनरल सर्वे कंडक्ट करके कितना फ्लक्चुएशंस है गुड्स में, प्राइस में, गुड्स के प्राइस में, इनको एक एस्टिमेशन लेके फिर हमें डिसाइड करना चाहिए पॉवर्टी लाइन, ताकि लोगों को कभी महंगाई भी आए तो उनके पास इतना रहे कि हाँ भैया वो इतना खर्च कर सकते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट उसी हिसाब से उनको सर्विसेज प्रोवाइड कराएगी, गवर्नमेंट उनको मॉनेटरी बेनिफिट देगी, जिस हिसाब से पॉवर्टी लाइन होगा। तो ये इन्होंने बहुत अच्छी बात बोली। तो लकड़ा वाला सजेस्टेड स्टेट वाइज पॉवर्टी लाइन और इन्फ्लेशन एडजस्टमेंट, ये दोनों पॉइंट बहुत अच्छे हैं। तीन लोगों की डेफिनेशन के बाद में पॉवर्टी लाइन बहुत अच्छे से डिफाइन कर दी गई इंडिया में, खैर। बट 1993 के बाद कोई पॉवर्टी पे डिस्कशन ही नहीं। 2002 के बाद में गवर्नमेंट पे बहुत प्रेशर पड़ने लगा,
कि आपको पावर्टी लाइन डिफाइन करना पड़ेगा। गवर्नमेंट ने 2005 में तेंदुलकर कमेटी बनाई और उन्होंने पावर्टी लाइन को डिफाइन किया। तो उसके बारे में अभी हम बाद में बात करेंगे, पहले हम एस्टिमेशन देख रहे हैं। तो अभी ये देख ले, फिर हम तेंदुलकर और रंगराजन दोनों बताएंगे और दोनों के बीच में क्या क्या प्रॉब्लम थी ये भी बताएंगे और फिर ये टॉपिक एंड होगा। और फिर हम लोग सेकंड अनएम्प्लॉयमेंट करेंगे कल के लेक्चर में, और फिर हम लोग परसों कंप्लीट करेंगे सॉल्यूशंस ऑफ द पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट एज वेल। क्लियर है? चलो देखो, अब डाटा कैसे कलेक्ट करते हैं, कब कब डाटा कलेक्ट करते हैं, क्योंकि भाई इन्फ्लेशन एडजस्टमेंट भी देखना, बहुत सारी चीज़ें देखनी है। अब डाटा कलेक्ट करने जाओगे अब अगर, तो लोगों से पूछोगे कि सर आपने पिछले महीने क्या, अब आप कल रात को या परसों रात को क्या खाए हो आपको खुद नहीं मालूम होता, उसके लिए दिमाग पे जोर लगाना पड़ता है। और यहाँ लोगों से आप पूछोगे कि आपने एक साल पहले क्या खर्च किया था, तो लोग बता पाएंगे नहीं। तो सबसे पहले जो डाटा कलेक्शन के लिए पहला मेथड यूज किया गया यूआरपी, जिसको हम बोलते हैं यूनिफॉर्म रिकॉल पीरियड। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ यूनिफॉर्म रिकॉल पीरियड? इसमें फूड आइटम को रिकॉल किया जाता है एवरी 30 डे, ठीक है, और नॉन फूड आइटम को रिकॉल किया जाता है एवरी 30 डे। बोथ दोनों के लिए 30-30 दिन का रिकॉल पीरियड होता है। मतलब लोगों से जाके पूछेंगे आप लास्ट 30 दिन आपने खाने पे क्या खर्च किया, आपने नॉन फूड आइटम मतलब एजुकेशन पे, ठीक है, क्लोथिंग पे, इस पे क्या खर्च किया, तो ये लोगों से पूछा जाता है। अब एजुकेशन का खर्चा हर महीने का होता नहीं है, ईयरली एजुकेशन का एक रहता है, ईयर में आप सब कुछ बता देंगे एक साल में कितना खर्च होता है, तो उसका ईयरली रिकॉल अच्छा रहता है। और फूड आइटम का 30 डेज में भी रिकॉल ठीक हो जाता है। तो फिर नेक्स्ट मेथड आया एमआरपी, मिक्स्ड रिकॉल प्राइस पीरियड, ठीक है। मिक्स्ड रिकॉल पीरियड मतलब पीरियड, इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब बेटा ये है कि इसमें हम फूड आइटम के लिए 30 डे ही लेते हैं, नॉन फूड के लिए हम 365 डे ले लेते हैं, ठीक है। बस यही डिफरेंस है, डेज में डिफरेंस है, नथिंग, इतना ज़्यादा वरीड होने के लिए मतलब जरूरत नहीं है, ठीक है। बस आपको ये डेज याद रखने हैं। यहाँ पे दोनों के लिए 30, यहाँ पे फूड के लिए 30, बट नॉन फूड के लिए चेंज कर दिया गया 30 365। एक साल में एक बार रिकॉल करोगे नॉन फूड आइटम्स को, ठीक है, और फूड आइटम्स को आप 30 डेज में रिकॉल करोगे। फिर आया मॉडिफाइड मिक्स्ड रिकॉल पीरियड एमएमआरपी। जो तेंदुलकर कमेटी का डेटा है वो एमआरपी तक है, वो इस मेथड पे निकाला गया एमआरपी पे। तब एमएमआरपी नहीं आई थी, फिर एमएमआरपी आती है और एमएमआरपी मॉडिफाइड मिक्स्ड रिकॉल पीरियड बोला जाता है। इसको मैं एक बार लिख देता हूँ, इसके डिटेल नोट्स आपको मिल जाएंगे। मॉडिफाइड मिक्स्ड रिकॉल पीरियड। व्हाट इज द मॉडिफाइड मिक्स्ड रिकॉल पीरियड? समझो बहुत ध्यान से, ठीक है, मेरी बात को बहुत ध्यान से समझना। मॉडिफाइड मिक्स्ड रिकॉल पीरियड में हम कुछ ऐसे फूड आइटम्स होते हैं जो पेरिसेबल होते हैं, जो एक हफ्ते में खराब हो जाते हैं, वेजिटेबल्स। तो पूरे आप 30 दिन में भी वेजिटेबल का आप खर्चा पूछोगे, कोई बता पाने में सक्षम नहीं होगा। तो पेरिसेबल गुड्स के लिए 7 डेज, ठीक है। तो सम पेरिसेबल मतलब जो इजीली खराब हो जाते हैं, दूध हुआ, दही हुआ, ठीक है, दूध हुआ और वेजिटेबल्स हुए, तो इसके लिए 7 डेज लिया गया, ठीक है। पेरिसेबल गुड्स के लिए 7 डेज। सेकेंड आ जाता है हमारे पास में अदर फूड आइटम्स के लिए 30 डेज, ठीक है, और नॉन फूड आइटम्स के लिए 365 डेज। वैसे पूरा फूड आइटम्स हम 37 डेज में ही आजकल रिकॉल कर रहे हैं। दिस मेथड रिलेटेड टू एमएमआरपी, इस तरीके से एनएसएसओ डेटा कलेक्ट करता है और फिर उस हिसाब से कैलोरी में देखता है खर्चा। आप समझो, आप गए रिकॉल करने, आपने एक गांव में सर्वे किया, गांव में सर्वे करके आए, आपको पता चला कि यार इस गांव में इतने कैलोरी के लिए लोगों ने इतना रुपए खर्च करते तो इतनी कैलोरी मिल पाती है। आप डेटा लेकर आ गए, इतनी कैलोरी से फिक्स कर दिया, रूरल के लिए अलग, अर्बन के लिए अलग, और आपने फिर पावर्टी लाइन एस्टिमेशन निकाल दिया। इट इज सो इजी, ठीक है, कि आप मतलब इस इतने आसान तरीके से आप पावर्टी का एस्टिमेशन कर सकते हो। चलो अब देखो, बहुत बड़ा डिबेट हुआ और डिबेट स्टार्टेड फ्रॉम द 2004 एंड 5। तो फिर एक कमेटी बनाई गई, सुरेश तेंदुलकर कमेटी, ठीक है। सचिन तेंदुलकर से कोई लेना देना नहीं है, इस बात को ध्यान में रखेंगे। सुरेश तेंदुलकर कमेटी बनाएगी 2004-5 में, ठीक है। और एक कमेटी बनाएगी 2013 में, जिस कमेटी को हम बोलते हैं रंगराजन कमेटी।
मतलब इन्होंने अपना डेटा दिया 2013 में, ठीक है, समझेंगे। अब तेंदुलकर कमेटी और रंगराजन कमेटी दोनों कमेटी बनाएगी। तेंदुलकर कमेटी क्या कहती है कि जो टोटल HCR है मतलब पॉवर्टी का वो 21.9 है, ठीक है। और सी रंगराजन कमेटी क्या कहती है कि जो HCR का टोटल है 2011-12 पे वो 29.5% है। मतलब रंगराजन कमेटी क्या कहती है कि 2011-12 में पुअर पीपल की संख्या 29.5 है और सुरेश तेंदुलकर क्या कहती है 21.9। तो आखिर इनके इतने पॉपुलेशन में डिफरेंस क्या, अगर इन्होंने डेटा अलग ले रखा है तो हाँ, देखो हम ऐसे चार्ट बना लेते हैं जिससे आपको इजी हो जाए। यहाँ पे आपको हम बता देंगे तेंदुलकर का और यहाँ पे मैं आपको बता दूंगा रंगराजन का, ठीक है। यहाँ पे एक रूरल के लिए ले लो और एक ले लो अर्बन के लिए। अब तो समझना, रूरल के लिए तेंदुलकर कमेटी ने 816 रुपये खर्च बताया। अगर पर पर्सन पर मंथ 816 रुपये खर्च करता तो गरीब नहीं है, या उससे ज़्यादा खर्च करता तो गरीब नहीं है। और अर्बन के लिए तेंदुलकर कमेटी ने 1000 रुपीज़ बताया। अब रंगराजन कमेटी से जब डेटा पूछा गया तो रंगराजन कमेटी ने 972 इसके लिए बताया और करीब 1407 रुपीज़ इसके लिए बताया, 1407 रुपये। ये बोलता है कि अगर अर्बन पीपल 1407 रुपये पर पर्सन पर मंथ करता है तो गरीब नहीं है, उससे नीचे वाला गरीब है। और ये बोलते केवल 1000 रुपये, तो इसीलिए इतना ज़्यादा डिफ्रेंशिएट है। रूरल में ये बोलते अगर 816 रुपये खर्च करें, ये बोलते 972 रुपये। तो इनके बीच का जो ये डिफरेंस है, इस डिफरेंस के कारण रंगराजन कमेटी ने जो पॉवर्टी पुअर की एक एस्टिमेशन किया वो 29.5 निकला और सुरेश तेंदुलकर ने जो किया 21.9 निकला। वर्ल्ड बैंक ने 21.2 निकाला एक बार और 12.4 निकाला, ये आपको नोट्स में मिल जाएगा। एक बार उसने परचेजिंग पावर पैरिटी और एक्सपेंडिचर 1.90 लिया, एक बार 1.25 लिया। डेट्स वाई इनके डेटा भी डिफर करते हैं। आगे समझ में, परचेजिंग पावर पैरिटी के ऊपर। अब ये सोर्स कहाँ से आया है, तो अर्स्टवाइल वाइल्ड प्लानिंग कमीशन, वर्ल्ड बैंक का ये सोर्स है इंडिया के लिए 2011-12 को लेकर। आगे समझ में, ठीक है। तो अब समझो, ये था आज का पोर्शन जो मैंने आपको कराया। अब सेकंड हमारे सामने कभी कभी ये आ जाता है कि पॉवर्टी के एस्टिमेशन में गवर्नमेंट इतना लिबरल क्यों होती है, ये पॉवर्टी इतना ज़्यादा आ कैसे जाता है। तो याद रखो, जब भी पॉवर्टी का एस्टिमेशन होता है तो जो लोगों को सब्सिडी देती है ना गवर्नमेंट, राशन वगैरह ये सब, इसको नहीं जोड़ती है, इसके बेनिफिट को जोड़ती ही नहीं है। अगर ये जोड़ने लगे तो गरीब खत्म, गरीब होंगे नहीं, गवर्नमेंट इसको नहीं जोड़ती है। पहली बात, ये पहला चीज़ है कि गवर्नमेंट किसी भी टाइप की सब्सिडी या बेनिफिट जो गवर्नमेंट प्रोवाइड कराती है उसको कभी भी काउंट नहीं करती है व्हाइल गवर्नमेंट गोइंग टू एस्टिमेट द पॉवर्टी। डेट्स वाई इंडिया में पॉवर्टी आपको इतना ज़्यादा दिखता है कंडीशन खराब है। डिबेट की बात इसलिए आ गई क्योंकि जब बोला गया कि इंडिया में 21% पॉपुलेशन, 21.9 नियर अबाउट 22% पॉपुलेशन पुअर है, तो वर्ल्ड बैंक का एक रिपोर्ट आता है, उसमें बोलता है कि इंडिया में 40% बच्चे, अभी रूरल के जो एरियाज के बच्चे हैं 40% वो माल न्यूट्रिशन कुपोषण से पीड़ित हैं। अगर गरीबी नहीं है तो बच्चे कुपोषित क्यों हो रहे हैं, तो इसको लेकर बहुत डिबेट चल रहा है। बट आपसे अगर कोई क्वेश्चन आ जाता है कि लास्ट ऑफिशियल डेटा ऑन द पॉवर्टी एस्टिमेशन, तो आप बोलेंगे तेंदुलकर कमेटी का, जो कितना है 21.9%। बस रंगराजन कमेटी के डेटा को गवर्नमेंट ने ऑफिशियल नहीं लिया और न इशू किया। क्यों? रिपोर्ट केम इन 2014 एंड मोदी 2013 लास्ट, और मोदी गवर्नमेंट आ जाती है 14 में, तो मोदी गवर्नमेंट ने उसके बाद में रंगराजन के मेथड को या उनके पॉवर्टी एस्टिमेशन को नहीं रखा है। लास्ट ऑफिशियल अभी भी हमारे पास में, हम 2020 में बात कर रहे हैं, लेकिन हमारे पास लास्ट ऑफिशियल एस्टिमेशन अभी भी सुरेश तेंदुलकर मेथड 21.9 है। ये कहीं ना कहीं क्वेश्चन मार्क उठाता है गवर्नमेंट पे ऑन द पॉवर्टी एस्टिमेशन। क्लियर है? गेटिंग द पॉइंट? तो आ गया होगा समझ में बच्चा? तो प्लीज़ बहुत अच्छे से प्रिपेयर करके आंसर सेंड करो मुझे। इसके आंसर राइटिंग्स भी मैं कराऊंगा अभी, और नीचे डिस्क्रिप्शन में दीपक 2509 मेरा प्रोफाइल है अनअकैडमी का, वहाँ जाके मुझे फॉलो करो। आप में से किसी को सब्सक्रिप्शन लेना है तो यूज माई कोड दीपक1, फिर आपको मेरी मेंटरशिप अवेलेबल की हो जाएगी। ठीक है, नोट्स एंड मेंटरशिप ये दोनों मैं आपको अवेलेबल कराऊंगा। क्लियर है? चलिए, थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।